अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको फाउंडेशन मॉड्यूल से रिलेटेड ग्रॉस एनाटमी और हिस्टोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सारे चैप्टर्स विद रेफरेंस ऑफ बुक्स सब चीज़ें बताई थी। तो अब इस वाले पार्ट में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के लिए हम बुक यूज़ करते हैं लैंगमैन की, जो मैं अपनी बुक गाइड की वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये वाली बुक है एम्ब्रियोलॉजी लैंगमैन, ठीक है। इसका मेरे पास है 14th एडिशन। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन मॉड्यूल की। फाउंडेशन मॉड्यूल के लिए सबसे पहले अगर मैं कंटेंट्स की तरफ चलूँ तो सबसे पहली बात तो ये कि एम्ब्रियोलॉजी बहुत लेंथी है। हमारे फाउंडेशन मॉड्यूल में लेंथी भी है और साइड बाय साइड क्रिटिकल भी है, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें जो हमने पहले अपने इंटर के सिलेबस में नहीं की हुई हैं। काफ़ी चीज़ें बल्कि मेजॉरिटी चीज़ें जो हैं वो न्यू हैं आपके लिए। तो हमने स्टार्ट करना है चैप्टर 2 से। चैप्टर 1 की जहाँ तक बात है तो चैप्टर 1 में आपने इतना कुछ नहीं करना। इसका थोड़ा सा पोर्शन आपके फिजियोलॉजी के जीन वाले चैप्टर से भी कवर हो जाएगा, तो इसलिए इस वाले चैप्टर को आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर 2, चैप्टर 3, देन वी हैव चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये जो पार्ट 1 है जनरल एम्ब्रियोलॉजी का, आपने पूरा करना है एक्सेप्ट फॉर चैप्टर 1। और इसके अलावा जो चैप्टर 9 है ये भी इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं करना, थोड़ा सा भी ऊपर ऊपर से अगर आप मेन पॉइंट्स करेंगे तो आपका मॉड्यूल हो जाएगा इजीली, ठीक है। अब हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि आप स्किप कर दें, तो हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ गैमेटोजेनेसिस। अच्छा, गैमेटोजेनेसिस के जो शुरू के टॉपिक्स हैं कुछ, ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, ये मैं अपनी गैमेटोजेनेसिस की वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। तो अगर आपको इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने तो आप उस वीडियो से देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एम्ब्रियोलॉजी में जितने भी क्लिनिकल कोरिलेट्स हैं, जितने भी क्लिनिकल्स आते हैं ऐसे बॉक्सेस में, वो आपने सब करने हैं, बिकॉज एम्ब्रियोलॉजी में क्लिनिकल्स लाजमी पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज़ में भी और वाइवा में भी काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो ये आपने स्किप नहीं करनी, ठीक है। ये वाले पेजेस मैं ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो इस पे भी, यहाँ पे भी क्लिनिकल कोरिलेट्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप लोगों ने लाजमी करने हैं। अच्छा, क्लिनिकल कोरिलेट्स में आपने करना क्या, जैसे इस वाले पेजेस पे हमारे पास है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। ये है पेज नंबर 18, दिस इज़ पेज नंबर 18। तो यहाँ पे हमारे पास डाउन सिंड्रोम है, हमारे पास ट्राइसोमी 18 है, टर्नर सिंड्रोम, ट्राइसोमी 13, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। ये सारे सिंड्रोम्स हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, करना क्या होता है कि आपने सबसे पहले फ़िज़िकल अपीयरेंस देखना है कि अगर किसी के साथ ये वाली कंडीशन होती है तो उसका फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसा होगा। अच्छा, जब आप ये सब चीज़ें पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे सिंड्रोम्स में मेजॉरिटी ऐसी चीज़ें जो सेम हैं, जैसे हार्ट डिफेक्ट हो गया, आई डिफेक्ट हो गया, बहुत सी चीज़ें सेम होगी, लेकिन कोई एक चीज़ ऐसी होगी जो हर उसमें यूनिक होगी, जिससे आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो बाकी सिंड्रोम से। तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा कौन सी क्रोमोसोमल डिलीशन, किस क्रोमोसोम की डिलीशन से या किसके एडिशन से ये सिंड्रोम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल XXY टाइप जो है वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। किस में कितना रेट होता है क्या आप ज़िंदा रह सकते हो इस सिंड्रोम के साथ, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं, ये सारी कंडीशंस शो भी की हुई हैं। देन वी हैव, यहाँ पे हमारे पास है XXX सिंड्रोम, ठीक है। इस वाले पेज पे अगर हम देखें तो वी हैव एंजलमैन सिंड्रोम, जो कि क्रोमोसोम नंबर 15 के डिलीशन से होता है और मैटरनल क्रोमोसोम पे होता है। और जो प्रेडर-विले सिंड्रोम है, ये मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ये शो किया हुआ है प्रेडर-विले सिंड्रोम, ये भी क्रोमोसोम नंबर 15 की वजह से होता है, लेकिन ये पैटर्नल क्रोमोसोम पे होता है, तो ये एक डिफरेंस है दोनों की उसमें, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो ये वाले जो बॉक्सेस हैं, कलर्ड बॉक्सेस, ये तो आपने लाजमी करने हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला टॉपिक मैंने गैमेटोजेनेसिस की पार्ट 2 की वीडियो में बताना था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं बना सकी अभी। तो ये वाली जो प्रोसेस है oogenesis का, कोई ऐसा डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है, ईज़िली कवर हो जाएगा आपसे।
ठीक है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट कि एम्ब्रियोलॉजी में कोशिश कीजिएगा कि जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो साथ साथ डायग्राम्स को रिलेट करते जाएं, क्योंकि डायग्राम्स बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। और ऐसा भी होता है कि कोई आपको फिगर दे दिया जाता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, सो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये सब हो गया। इसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, वो भी ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन ये कि डायग्राम्स लाजमी देखने हैं। अच्छा, एम्ब्रियोलॉजी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं कहूँगी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज़ हर चीज़ एक प्रोसेस वाइज चल रही है कि एक सेल में फिर ये होगा तो ये होगा। मतलब ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो मैं आपसे कहूँ कि आप छोड़ दें। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एम्ब्रियोलॉजी को सबसे ज़्यादा टाइम दीजिएगा, ख़ास तौर पे वो जिनको एम्ब्रियोलॉजी हार्ड लगती है, ठीक है। इसके बाद चैप्टर के एंड में आती है समरी, ठीक है। जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लोगे उसके बाद आप एक दफ़ा समरी पढ़ना, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि समरी में ऑलमोस्ट सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। अगर आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप एंड में अगर पेपर से एक दिन पहले समरी पढ़ लेते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको हर चीज़ खुद ब खुद रिकॉल हो जाएगी। और ऐसे ही मैंने अपने फ़र्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स में किया था, क्योंकि जब तो पूरी बुक कवर करनी थी तो मैंने एक दफ़ा 2 दफ़ा रीड दे के समरी से ही किया था। इसके बाद हम चलते हैं फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट पे। एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, ओवेरियन साइकिल, ओव्यूलेशन, ये वाला जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मेन चीज़ क्या है कि किस वाले स्टेप में कौन सा हार्मोन एक्ट कर रहा है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस चीज़ को लिंक करते हुए पढ़िएगा। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाले जो बॉक्सेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ओके। अच्छा, तो जो हमारा ये वाला चैप्टर इसमें भी हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर इज़ नथिंग जो छोड़ी जा सके। ख़ास तौर पे ये वाला जो पोर्शन है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ये बहुत अच्छे से करना, और ख़ास तौर पे ये वाले 2 फिगर्स ये बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए। इसको साथ साथ इसकी थ्योरी के साथ साथ इसको लिंक करके पढ़ना, ठीक है। दिस इज़ पेज नंबर 47। आपको बाय डायग्राम पता होना चाहिए कि कौन सा फेज़ फॉलिकुलर है, कौन सा सीक्रेटरी और क्यों है, और इस पे इस टाइम पे कौन से हार्मोन्स एक्ट कर रहे हैं, ये यहाँ पे शो किया हुआ है। और इस टाइम पे सेल्स के साथ क्या क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट 3 प्रोसेस को साथ ले के दिखाया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन समरी है इसके एंड में। फिर उसके बाद हम चलते हैं सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट पे। सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में भी ऑलमोस्ट हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाय डेट बताया हुआ है कि 11th एंड 12th डे को क्या होगा, 8th डे को क्या होगा, विद डायग्राम्स आपने करनी है, ठीक है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, कोई चीज़ नहीं छोड़नी है इसमें। एम्ब्रियोलॉजी मेरे लिए सबसे मुश्किल जो पार्ट था वो एम्ब्रियोलॉजी का ही था। आई वॉज वीक इन दिस, तो इसीलिए मैंने इसको सबसे ज़्यादा टाइम दिया था, ठीक है। तो ये सब हो गया। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ चलो मैं आपको एंड में बताऊंगी, पहले हम सारा चैप्टर देखें। थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट में कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत फजूल सी भी लिखी हुई हैं इसमें, जैसे ये वाले जो नेम्स एंड ऑल, तो इनको आप स्किप कर सकते हो, सिर्फ मेन चीज़ें याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद आता है 3rd to 8th वीक। इसमें न्यूरोलेशन जो ब्रेन फॉर्मेशन है, नोटोकॉर्ड एंड एवरीथिंग, उसके बारे में है। तो ये भी आपको सब बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये वाली डायग्राम्स बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए कि कैसे फोल्डिंग हो रही है, कैसे जर्म लेयर्स फॉर्म हो रही हैं, एवरीथिंग क्या बोल। अच्छा, एक और चीज़ कि आपको बाय वीक सब पता होना चाहिए। कोई भी आपको चीज़ बता देंगे कि गैस्ट्रुलेशन किस वीक में स्टार्ट होती है या नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन किस वीक में स्टार्ट होती है, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं। अच्छा, एक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव्स ऑफ जर्म लेयर्स, ठीक है। यहाँ पे एंडोडर्मल जर्म लेयर का है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो तीनों जर्म लेयर्स होती हैं उन तीनों से क्या क्या डेरिवेटिव्स फॉर्म होते हैं। दिस इज़ समथिंग जो कि आपको लाजमी याद होना चाहिए कि नर्वस सिस्टम किस लेयर से फॉर्म होता है, आपका GIT किस उससे फॉर्म होता है, किस लेयर से। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। अच्छा, इसके बाद हम अगर चले इस वाई टेबल पे, तो ये टेबल भी बहुत अच्छा है अगर आप याद करना चाहो कि किस डेप को कौन सा करेक्टरिस्टिक फीचर अपीयर हो रहा है। अगर आप ये टेबल भी याद कर लो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी हर चीज़। आपको पता होगा कि प्रिमिटिव स्ट्रीक कब फॉर्म हो रही है, डे 14 एंड 15 के बीच में फॉर्म हो रही है। तो ये वाला जो टेबल है, दिस इज़ टेबल नंबर 6.4, पेज नंबर 94, ये लाजमी कर लीजिएगा याद।
इसके बाद हम चलते हैं गट ट्यूब एंड बॉडी कैविटीज़ का चैप्टर। ये चैप्टर कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आपने पहले का पढ़ा होगा तो ये चैप्टर ईजी है आपके लिए, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ बॉडी कैविटी, ये वाले जो क्लिनिकल कोरिलेट्स हैं लाजमी याद करने हैं आपने, ठीक है। ये वाला चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा ही इंपॉर्टेंट है और इतना कुछ मुश्किल भी नहीं। अच्छा, अभी हम चैप्टर 8 की तरफ अगर हम चलें तो हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है। चैप्टर 8 में ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ डिफ़िकल्ट भी नहीं है और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। क्राउन रम्प लेंथ, क्राउन हील लेंथ, ये दोनों की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। आपको ये वाली लाइन पता होनी चाहिए कि टोटल प्रेगनेंसी की कितनी लेंथ होती है, ठीक है। इसके अलावा ये वाला जो चार्ट है ये लाजमी देख लीजिएगा। दिस इज टेबल नंबर 8.2 पेज नंबर 109, ये टेबल कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो फीटल मेम्ब्रेन है और ट्रोफोब्लास्ट में क्या चेंजेस आते हैं। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए, ये चीज़ बहुत पूछी जाती है कि फीटल कंपोनेंट कौन सा है प्लेसेंटा का, उसका क्या नाम है, और मैटरनल कंपोनेंट का क्या नाम है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको दो लाजमी पता होनी चाहिए, ओके। इसके अलावा इस चैप्टर को आप ठीक है, यहाँ पे है फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। इसको बहुत डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं, बस पता होना चाहिए आपको कि ये फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा ये वाली जो फिगर है, दिस इज़ फिगर नंबर 8.14, ये मेरे एग्ज़ाम में आई हुई थी कि ये वाली फ़िगर दी हुई थी और ये पूछा गया था कि ये कौन सी वाली साइड है, ये फीटल साइड है या ये मैटरनल साइड है। तो ये आपको दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। दिस इज़ मैटरनल साइड एंड दिस वन इज़ फीटल साइड, तो ये आपने अच्छे से देख लेना है, ओके। इसके बाद यहाँ पे हमारे ट्विंस के बारे में है कि अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायज़ाइगोटिक ट्विंस, मोनोज़ाइगोटिक ट्विंस में किस में 2 प्लेसेंटा होते हैं, किस में एमनियोटिक सैक कितने होते हैं, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, पूरे इसमें लिखी हुई है, ठीक है। इसके बाद ये वाला चैप्टर भी हमारा ख़त्म होता है। यहाँ पर चैप्टर 9 को सिर्फ एंड में एक हल्का से रिव्यू दे देना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके लिए आप परेशान हो। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिससे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। ये एक दो चीज़ें हैं, जैसे थैलेडोमाइड है, ये जो ड्रग्स हैं ये आपको पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में कौन सा ड्रग है और वो किस अगर ले लिया जाए तो किस तरह से वो इफ़ेक्ट करता है। एक ये हो गया, ठीक है। इन्फेक्शियस एजेंट्स, इस वाले पूरे चैप्टर को बस एक नज़र ऊपर से हल्का से देख लीजिएगा, इतना कुछ डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी आप अगर एंड में समरी भी करें तो आई गेस वो इनफ होगी। वेट अ सेकंड, आई विल सी, इसकी जो समरी है, हाँ आई गेस वो भी इनफ होगी समरी, ठीक है। मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट चैप्टर 9 भी स्किप किया था और चैप्टर 1 भी स्किप किया था, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप चैप्टर 9 स्किप करें, उसको एक नज़र आपने ऊपर से पढ़ना है, ठीक है। और जहाँ तक बात रही चैप्टर 1 की, तो चैप्टर 1 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने डिटेल में करना है, तो ये मैं आपको यही कहूँगी कि आप इसको स्किप कर दें, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड, वो ये है कि डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स हैं, अब वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए भी फ्री हो चुके हैं, तो उनकी अगर आप एम्ब्रियोलॉजी की वीडियोस देखते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। फर्स्ट वीक डेवलपमेंट का, सेकंड वीक, एवरीथिंग उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है हर चीज़। तो मैंने भी उन्हीं की वीडियो से देखा था, अगर आप उसको 2 दफ़ा भी देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं। तो आपको अगर एम्ब्रियोलॉजी मुश्किल लगती है तो आप उनकी वीडियोस लाजमी देखें और वहाँ से रेफरेंस लेकर फिर करें, ठीक है। यहाँ पे हमारा एनाटमी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ग्रॉस भी हो गया, हिस्टोलॉजी भी हो गया और हमारा एम्ब्रियोलॉजी भी हो गया। एक और टिप जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरी जो पहली बात तो ये कि जो थर्ड वीडियो आएगी इसकी फाउंडेशन मॉड्यूल की, उसमें बायोकेम और फिजियोलॉजी कवर कर दूँगी मैं। लेकिन एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि आप जब भी फ़र्स्ट टाइम चैप्टर अपना पढ़ें तो आपने सिर्फ उसको एक रीड देना है फ़र्स्ट टाइम चैप्टर को, क्योंकि जब आप फ़र्स्ट टाइम कुछ पढ़ रहे हो तो आपको याद नहीं रहती चीज़ें। उसके बाद आपने उसी सेम चैप्टर को जब सेकंड टाइम पढ़ोगे 1-2 दिन बाद, उसके बाद आपको उस टाइम जो चीज़ें नहीं लगें कि ये चीज़ तो मुझे याद नहीं थी, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप सेकंड या थर्ड रीड दे रहे होते हो तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ आती हैं उस टाइम पे और बहुत से पॉइंट्स आपको लगते हैं कि नए थे, मैंने पहले नहीं पढ़े। उसके आप लोगों ने एक जगह नोट्स बना लेने, चैप्टर वाइज हर पॉइंट लिखते जाना, सेकंड या थर्ड रीड में। फ़र्स्ट रीड में कभी भी नहीं लिखना, अगर फ़र्स्ट रीड में लिखने बैठोगे तो पूरी बुक ही लिख दोगे, क्योंकि उस टाइम सब कुछ नया होता है।
और हर चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही होती है, ठीक है। सेकंड टाइम आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं आती, ठीक है। तो आपने चैप्टर वाइज बस मेन पॉइंट्स आपने लिखने हैं पढ़ते हुए, और उन मेन पॉइंट्स को लिखने के बाद एग्ज़ाम से 1 या 2 दिन पहले जब रिवीजन करोगे तो उनको पढ़ लेना, ठीक है। ये चीज़ लाजमी कीजिएगा ताकि आप लोगों को बहुत आसानी हो इनमें। और ग्रॉस एनाटमी का मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि एग्जाम्पल सारी और लोकेशंस याद करनी होती हैं जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। हिस्टो में भी बहुत सी लोकेशंस और वो सिमिलर होती हैं, तो वो चीज़ें एंड के दिन रिवाइज़ लाजमी करनी पड़ती हैं। और अगर आपको वो याद नहीं हो रही तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि वो ये वाकई याद नहीं होती हैं, क्योंकि बहुत चीज़ें सिमिलर हैं, ठीक है। तो उसको एंड के दिन के लिए रखिएगा, उसकी नोट्स बना के उसको बस रिवीजन के उस पर रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको इन सब सब्जेक्ट्स में, इन 3 सब्जेक्ट्स में अगर कोई ऐसा चैप्टर या कोई ऐसा टॉपिक लगता है जो कि बहुत क्रिटिकल है और जो कहीं और से समझ ना आ रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। मैं अगले दिन ही उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपको बता दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।